एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की पॉलिटी, ठीक है, राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं हम लोग। और हमने प्रीवियस लेक्चर्स में अभी तक क्या देखा है? तो हमने देखा है कि जो विधायिका होती है, लेजिस्लेचर कैसे बनती है, किसे कहते हैं लेजिस्लेचर, है ना, इसके जो मेंबर्स हैं वो कितने होते हैं, मेंबर्स का जो टेन्योर होता है वो कितना होता है, और जो यहाँ पर ऑफिशियल्स होते हैं उनकी भी हमने कुछ कुछ बातें कर ली हैं। अब बात आती है इन सब चीजें जो आपने पढ़ी है ये कहाँ पर लिखी हुई है ना। हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि ये जो जितनी बातें आपने बताई है कि हमारे यहाँ पर एक प्रोटेम स्पीकर होता है, डेप्यूटी स्पीकर होता है, हमारी जो लेजिस्लेचर है उसमें 230 सीट्स हैं। जैसे रिजर्वेशन के लिए मैंने आपको कल बताया था कि आपको आर्टिकल नंबर 333 एंग्लो इंडियन के लिए याद रखना है। 332 जो आर्टिकल है वो आप याद रखेंगे कि ST/SC का जो रिजर्वेशन है वो नेक्स्ट 10 ईयर के लिए क्या कर दिया गया है, आगे बढ़ा दिया गया है। 2020 से 2030 तक का जो हमारा रिजर्वेशन है इंडिया में और मध्य प्रदेश में भी, दोनों जगह जो रिजर्वेशन है वो 10 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है। मतलब जो रिजर्वेशन अभी चला आ रहा था वो 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। 332 में लिखा हुआ है। तो ये सारी बातें जो है हमें पता कहाँ से चलती है? जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, ये सारी बातें हैं जो हमें पता चलती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है वो कैसे लिखा है? मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन भी दिया था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन में ना पार्ट्स लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? पार्ट्स कितने अपने पास? अराउंड 25 पार्ट्स हैं। उन 25 पार्ट्स में से भी अंदर इसका क्या डिवीजन किया है हमने? डिवीजन में हमने क्या किया है? आर्टिकल्स लिखे हैं। ठीक है, आर्टिकल मतलब ये जो पार्ट्स लिखे हैं उसके अंदर डिटेल करने के लिए हमने डिफरेंट क्या कर दिए हैं? आर्टिकल्स बना दिए हैं। तो आपको आपके कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में और उस पार्ट के अंदर कौन से आर्टिकल या अनुच्छेद में ये सारी बातें लिखी हैं ये समझना है। ये दो चीजें जो इंपॉर्टेंट है ना, प्रीवियस पेपर्स को देखते हुए, प्रीवियस जो अभी हमारे पास PYQs हैं उनको देखते हुए ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आज के दिन हम क्या करने वाले हैं? हम करने वाले हैं आर्टिकल पढ़ेंगे जो किससे रिलेटेड होंगे? तो वो विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेटेड हो सकते हैं, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद से भी रिलेटेड हो सकते हैं, और अगर और आगे बढ़े तो हम लोग अब जो हमारी एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे तो उन एग्जीक्यूटिव के भी आर्टिकल्स देखते जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक बात? तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, पहले तो कुछ बातें वो कर लेते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है, उसमें जो कुछ बेसिक चीजें और हैं जिनको आपको याद रखना है। तो मैं यहाँ पे कुछ फैक्ट्स लिख रहा हूँ, है ना। ये फैक्ट्स आप देख लीजिए एक बार क्या क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, आपके पास लिखा है फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मध्य प्रदेश इलेक्टेड इन। मध्य प्रदेश की पहली लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी, मतलब पहली बार जो चुनाव किए गए थे वो कब किए गए थे मध्य प्रदेश में? तो आपको भी पता है मध्य प्रदेश का जो फॉर्मेशन हुआ है वो कब हुआ? 1956 में। तो मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन अगर 1956 में होगा तो चुनाव भी हमने उसी साल किए हैं। क्लियर है ये बात? तो 1956 आप इसका आंसर याद रखिएगा सीधा। ये पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली याद करना ही पड़ेंगे ये। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली टेन्योर। टेन्योर मतलब इसका जो कार्यकाल रहा है ना, यहाँ पे समझिएगा ये कार्यकाल की बात कर रहा है। इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो पहली बार जनरली हमने देखा कि जो हमारा टेन्योर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है, टेन्योर जो होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का, वो कितना होता है? वो 5 ईयर होता है। ठीक है, अप टू 5 ईयर हो सकता है। क्लियर? अगर लेजिस्लेटिव असेंबली अपना पूरा कार्यकाल करेगी तो वो कितने साल तक रहेगी? 5 साल तक। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई गड़बड़ हो गई, बीच में सरकार गिर जाती है, या फिर आपका सरकार ने जो है, सरकार के जो मुखिया हैं जैसे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या कर दिया? अचानक इस्तीफा दे दिया और दूसरी सरकार बनाने की कंडीशन में नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो 5 साल से पहले ही क्या हो जाती है? खत्म कर दी जाती है और फिर से री इलेक्शन किया जाता है। तो हमारे मध्य प्रदेश की जो पहली लेजिस्लेटिव असेंबली थी, पहली लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी उसका कार्यकाल केवल 1 साल का रहा, 1 ईयर का। वो कब से कब तक रही? तो 1956, हमने अभी बोला कि वो इलेक्ट हुई थी, 1957 में उसका कार्यकाल खत्म हो गया था। तो यहाँ से आप दूसरा पॉइंट ये समझ सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली है वो दूसरी कब बनी होगी? जब आपकी पहली खत्म हो गई, मतलब 1957 में। तो अगर हमसे पूछा है कि सेकंड लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन है, सेकंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्शन जो है ये कब हुआ होगा? तो आप बोलना ये हुआ है 1957 में। क्लियर? 1 साल बाद ही। क्यों? क्योंकि ये वाली जो अपनी पहली वाली हमने बनाई थी असेंबली वो 1 साल में खत्म हो गई। क्लियर? चलिए, उसके बाद आता है सीट्स इन 1956। क्या लिखा है यहाँ पर? सीट्स इन 1956 इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मध्य प्रदेश। तो देखिए यहाँ पर आपसे 1956 की पूछी गई है।
अभी तक जितनी हमने सीट्स की बात की थी वो किस किस की थी? हमने सीट्स बात की 2000 के पहले क्या हुआ है ना, 2000 के पहले मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि हमारे पास बिफोर 2000 हमारे पास कितनी थी सीट्स, बिफोर 2000 हमारे पास 320 सीट्स थी, ठीक है, क्लियर। उसके बाद कितनी हुई हमारे पास, तो हमारे पास 90 सीट्स हमने किसको दे दी थी, 320 में से छत्तीसगढ़ को दे दी, तो आफ्टर 230 हो गई थी, ठीक। चलिए, पर आप बात कर रहे हैं 1956 की, तो 1956 में जो सीट्स आई थी टोटल मध्य प्रदेश में वो 288 थी, क्लियर है ये बात, इसको याद रखना है आपको, 288 सीट थी जो मध्य प्रदेश में थी, ठीक, यहां तक ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे फर्स्ट स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है, लिखा है फर्स्ट स्पीकर ऑफ, कौन थे पहले स्पीकर कौन थे, तो हमने कल देखा था, जो मैंने आपको टोटल लिस्ट बताई है वो लिस्ट आपको याद रखना है। मैंने आपको तीन अलग अलग लिस्ट दी है, एक लिस्ट में हमने क्या पढ़ा है, एक लिस्ट में हमने देखा मध्य प्रदेश के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो आपके स्पीकर है, जिनको आप चेयरमैन भी बोल सकते हैं, जिनको आप असेंबली का प्रेसिडेंट भी बोल सकते हैं, मतलब आप अध्यक्ष भी बोल सकते हैं उनको चेयरमैन, वैसे चेयरमैन जनरली विधान परिषद और राज्यसभा जो होते हैं उनके बोलते हैं, अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूँ, बट फिर भी ठीक है, जो मुखिया होता है, जो गवर्न कर रहा होता है, जो वहां पे डिसिप्लिन डेकोरम मेंटेन करने का काम करता है, जो अध्यक्ष हमारे होते हैं, वो पहले अध्यक्ष कौन थे हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो वो कुंजीलाल दुबे जी थे, इनकी बात अपनी कल ऑलरेडी हो चुकी है कुंजीलाल दुबे जी की, ठीक है यहाँ तक, ठीक। उसके बाद बात करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रोटेम स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मध्य प्रदेश, कौन से प्रोटेम स्पीकर, फर्स्ट प्रोटेम स्पीकर, मध्य प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थे, ठीक। तो फर्स्ट प्रोटेम स्पीकर जो हमारे यहाँ के थे वो काशी प्रसाद पांडे जी थे, कौन थे, काशी प्रसाद पांडे जी, याद रखिएगा कि फर्स्ट प्रोटेम स्पीकर मध्य प्रदेश की विधानसभा के जो थे वो काशी प्रसाद पांडे जी थे, क्लियर यहाँ तक बात, देखिए काशी प्रसाद पांडे जी, ओके, काशी प्रसाद पांडे जी। चलिए नेक्स्ट फैक्ट देखिए, अगला आपके पास लिखा हुआ है फर्स्ट फीमेल लीडर ऑफ द अपोजिशन ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ मध्य प्रदेश, कौन ऐसी महिला नेता प्रतिपक्ष रही है जो मध्य प्रदेश की पहली नेता प्रतिपक्ष है, पहली महिला नेता प्रतिपक्ष, ये आपके मध्य प्रदेश में रही है जमुना देवी, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अभी अभी इनका न्यूज अभी पूछी नहीं गई है काफी समय से, तो ये बनता है कि फर्स्ट फीमेल लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है मध्य प्रदेश की, जमुना देवी। उसके बाद लिखा है नंबर ऑफ फीमेल्स इन फर्स्ट असेंबली इलेक्शन ऑफ मध्य प्रदेश, पहली बार जब अपने यहाँ पे 1956 में असेंबली का जो इलेक्शन हुआ था, इसमें कितनी महिलाएं इलेक्ट हुई थी, कितनी महिलाओं को यहाँ पर चुना गया था, तो याद रखना है ये 15 जो है फीमेल थी जिनका इलेक्शन पहली बार में हुआ था हमारे असेंबली इलेक्शन में 1956 में। नेक्स्ट है आपके पास दी अवार्ड गिवन टू इंदिरा गांधी भवन, इंदिरा गांधी भवन क्या है हमारा, ये हमारा विधान भवन है, ये क्या है जहां पर आज अपनी विधानसभा लगती है, तो ये अपना विधान भवन है, इसके बारे में मैंने आपको टोटल बता दिया है सारी बातें जो हो सकती थी कि आपका मध्य प्रदेश जब 1956 में आपने पहली बार जब आपका जो असेंबली आई तो वो असेंबली कहां पर इकट्ठा होती थी, वो इकट्ठा होती थी मिंटो हॉल में, और मिंटो हॉल हमारा विधान भवन हुआ करता था। 56 से 40 इयर्स के लिए, मतलब 96 तक 40 इयर्स तक जो हमारा मिंटो हॉल विधानसभा रही, उसके बाद विधानसभा या विधान भवन जो है वो हमारी इंदिरा गांधी भवन बनी, जिसको किसने डिजाइन किया था, तो चार्ल्स कोरिया ने डिजाइन किया था, कहां पर है, अरेरा हिल में, किसके पास, आपके बिरला टेम्पल के पास, इतनी बातें याद रखना। तो उसको जो है आगा खां अवार्ड दिया गया है, ठीक है, एक अवार्ड इसको दिया गया है आगा खां अवार्ड, बस डायरेक्ट नाम याद रखिए, इसके बाद इसकी डिटेल करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आगा खां अवार्ड किसको दिया गया है, तो इंदिरा गांधी भवन को दिया है। करंट प्रोटेम स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मध्य प्रदेश, फर्स्ट की बात करते हैं तो नाम आता है काशी प्रसाद पांडे जी का, फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो प्रोटेम स्पीकर बनते हैं वो काशी प्रसाद पांडे जी बनते हैं, और जो करंटली आपके पास जो अभी चल रही है सेशन में, जो अभी आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसके जो स्पीकर थे प्रोटेम स्पीकर वो रामेश्वर शर्मा जी थे, कौन थे, रामेश्वर शर्मा जी, क्लियर यहाँ तक बात है ना। ये इतने फैक्ट्स आपको याद रखना पड़ेंगे एडिशनल जो आपने अभी तक पढ़ा है, वैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी काफी सारे फैक्ट्स बता दिए हैं, बट ये और आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा उनमें, ठीक है, किससे रिलेटेड है, तो ये जो आपने अभी आपकी विधानसभा पढ़ी है उस विधानसभा के फैक्ट्स हैं ये, ठीक है यहाँ तक, चलिए है ना। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चलिए अब अपने पास में थोड़ा सा आपको कंपैरिजन बता देता हूं लोकसभा और राज्यसभा में कि क्या कंपैरिजन होता है और उसका मध्य प्रदेश में क्या सीन है, ठीक। तो देखिए अगर हम लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा जो है हमारे यहाँ पर
ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों सेंटर में होती है। कहाँ होती है? दोनों सेंटर में। और इन दोनों को कंबाइंडली आप बोलते हैं ये संसद है ना। क्या बोलते हैं? कंबाइंडली both houses are known as पार्लियामेंट। ठीक है, इन दोनों को अपन क्या बोल देते हैं कि ये हमारी क्या है? पार्लियामेंट है, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं कि ये संसद है। ठीक है, ये दो सदन होते हैं संसद के। ठीक, एक होता है आपका लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो हमने ये जो राज्यसभा पढ़ी है, ये राज्यसभा, अब मैं पहले आपको यहाँ पर मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में दिखा देता हूँ कि क्या चीज है, क्या समझना है। यहाँ पर देखिए, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की जो लोकसभा की सीट्स हैं, मध्य प्रदेश की जो लोकसभा की सीट्स हैं वो टोटल 29 है। कितनी है? 29 सीट्स है आपके पास। इसमें अगर हम रिजर्वेशन की बात करते हैं कि यहाँ पर क्या रिजर्वेशन भी है, तो यस, यहाँ पर आपको रिजर्वेशन भी मिलेगा। और रिजर्वेशन जो मिलेगा वो कितना कितना मिलने वाला है? तो एक मिलेगा आपको 4 सीट्स का और दूसरा मिलेगा आपको 6 सीट्स का। तो 4 सीट्स जो है वो किसको मिली है और 6 किसको मिली है? तो 4 सीट्स जो है ये है एससी के लिए रिजर्व। किसके लिए है? ये एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। और जो आपकी 6 सीट है वो किसके लिए है? एसटी के लिए। और बची हुई जो 29 में से सीट्स हैं वो आपकी ओपन सीट होती है। ठीक है, यहां तक है ना? ये 29। चलिए, क्लियर इतना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा को मैं इधर लिख दूंगा, है ना। चलिए देखिएगा, ये हो गई आपकी क्या मध्य प्रदेश में जो सीट्स है ना उनके बारे में बात की अपन ने। ये मध्य प्रदेश में जो लोकसभा की सीट है। अब बात करते हैं हम लोग कि राज्यसभा में क्या है। तो राज्यसभा की सीट्स की बात करें मध्य प्रदेश से तो ये 11 सीट है। यहाँ पर कितनी सीट मिलने वाली है आपको? टोटल सीट्स जो है आपकी राज्यसभा की मध्य प्रदेश में, सीट्स इन मध्य प्रदेश, है ना, या फ्रॉम मध्य प्रदेश, राज्यसभा में टोटल 11 सीट्स जो हैं वो अपने मध्य प्रदेश से जाती है। ठीक है ये बात। चलिए, ये जो 11 सीट्स हैं, क्या इसमें कोई रिजर्वेशन मिला हुआ है? तो याद रखना कि राज्यसभा में कोई भी रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं किया जाता है। यहाँ पर कोई भी क्या नहीं होता है? रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये आपका एक फैक्ट हुआ है। अब मैं जो बात करने वाला हूँ वो राज्यसभा और लोकसभा की हमारे देश के लिए बात करेंगे। अब मध्य प्रदेश की तो छोटी सी बात ही हमने बता दी है ना। चलिए, तो देश में क्या है, क्या सीन है वो देख लेते हैं। पहली बात, जो लोकसभा है आपकी, ये लोकसभा में कौन लोग जाएंगे? जिनको हम लोग इलेक्ट करेंगे। जैसा कि हमने बताया था कि हमारी जो विधानसभा होती है, वो विधानसभा का जो कॉन्सेप्ट है वो लोकसभा से लिया गया है। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ विधानसभा, कॉन्सेप्ट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, कॉन्सेप्ट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली टेकन फ्रॉम, कहां से लिया गया है? लेजिस्लेटिव असेंबली इज टेकन फ्रॉम लोकसभा। क्लियर? जैसी लोकसभा है वैसा की वैसा आपका क्या है अपने यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है, मतलब विधानसभा है। क्या है यहाँ पर? विधानसभा। क्लियर? तो अगर ये विधानसभा इसकी जैसी है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसका कार्यकाल भी 5 साल रहा होगा। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल। यहाँ पे जो व्यक्ति चुने जाते हैं वो बाय दी डायरेक्ट इलेक्शन इलेक्ट किए जाते हैं और लोकसभा बनाते हैं। ठीक है, और आप क्या यहाँ पर याद रख सकते हैं कि लोकसभा जो है वो टेम्परेरी हाउस होता है ना, क्योंकि ये बार बार क्या हो जाता है, डिसॉल्व, या इसको आप 5 साल में क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं, अगली लोकसभा चुनते हैं। क्या आप इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट हाउस है? हाँ, तो इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं, फर्स्ट हाउस है। क्या आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये हाउस ऑफ पीपल है, जनता का सदन है? आप बिल्कुल ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि सारी बातें जो है आपने वो विधानसभा के लिए भी पढ़ी है। ठीक है यहाँ तक? तो ये पूरा की पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो कहां से लिया गया है? तो ये जो आपका मध्य प्रदेश में या मध्य प्रदेश किसी भी राज्य में जो असेंबली है, इस असेंबली का जो कॉन्सेप्ट है वो लिया गया है हमारे, असेंबली का कॉन्सेप्ट हमारी लोकसभा से लिया गया। ठीक है यहाँ तक बात? असेंबली का कॉन्सेप्ट हमारे लोकसभा से लिया हुआ है। तो क्या हमारी, हम बोल सकते हैं कि विधान परिषद जो है, तो विधान परिषद मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल,
लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब जिसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं विधान परिषद, इसको आप कहते हैं विधान परिषद। इज टेकन फ्रॉम, किससे लिया गया है, तो वो लिया गया है आपका राज्यसभा से, इज टेकन फ्रॉम राज्यसभा। अब मध्य प्रदेश में तो ये है नहीं, इसलिए हम इसकी ज्यादा बात करेंगे नहीं अभी। मध्य प्रदेश में राज्य आपका जो काउंसिल है वो नहीं, हमने बात की कि मध्य प्रदेश एक सदनीय व्यवस्था वाला राज्य है जहां पर केवल आपको विधानसभा मिलती है। ठीक, यहाँ तक बात है ना। और इसके लिए ये परमानेंट हाउस होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारी बातें जो आपने पहले लिखी है वो आपको याद रखना है। चलिए बड़े आगे, ये बेसिक सा डिफरेंस था लोकसभा और राज्यसभा में। मुझे स्पेशली आपको यहाँ पर क्या बताना था, मुझे आपको यहाँ पर बताना था कि हमारे यहाँ पर सीट्स कितनी है, स्पेशली ये वाली बात कि अपने मध्य प्रदेश में सीट्स कितनी है और रिजर्वेशन। इवन मैंने ये आपको शायद पहले जो पहला हमारा लेक्चर हुआ था मध्य प्रदेश का, जहाँ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे हम, वहां पर भी मैंने ये कवर करवाया है ना। वहां से भी आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में जो है कि टोटल सीट्स कितनी है, रिजर्वेशन कितना है, ये सारी बातें अपन ऑलरेडी वहां पर कर चुके थे। अब ये एक बेसिक फिर से आया था तो मैंने कहा मेंशन कर देते हैं। क्लियर है, चलिए बढ़े आगे। ये आप नोट पॉइंट करके इंपॉर्टेंट याद रखना है ना। ये आपका क्या है, ये नोट है, देश के लिए ये आपकी लोकसभा और राज्यसभा जो होती है वो कहां पर होती है, देश में होती है। जो आपकी विधानसभा और विधान परिषद की जो बात करते हैं, राज्यों में प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैंने आपको कहा कि हम कहां से पढ़ेंगे, है ना। हम लोग ये जो चीज पढ़ रहे हैं इसको हमने कहां से लिया है, हमें कैसे पता चला कि हम इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं, तो ये पता चलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, हमारे संविधान से। ठीक है, सुनिएगा। अब मैंने फर्स्ट डे जब आपको इंट्रोडक्शन किया था उसमें भी इस चीज को मेंशन किया था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पार्ट बाय पार्ट कुछ न कुछ प्रोविजन किए हुए हैं और सारे प्रोविजंस जो है वो अलग अलग फील्ड या अलग अलग चीजों को बताते हैं। फर्स्ट प्रोविजन में मैंने आपको स्टेट के बारे में बताया था, सेकंड में मैंने आपको बताया था कि ये सिटीजनशिप नागरिकता के बारे में लिखा हुआ है, सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, फोर्थ पार्ट जो है वो डीपीएसटी के बारे में है, 4A जो है वो हमारे मौलिक कर्तव्य जिनको फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं उसके बारे में है, फिफ्थ पार्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करता है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की बात करता है, यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करता है, संघ सरकार की बात करता है। क्या यहाँ तक ठीक है? अब हमारे पास जो हम मध्य प्रदेश की जब पॉलिटी पढ़ते हैं या राज्य व्यवस्था पढ़ते हैं तो हमारे पास विधानसभा, विधान परिषद, गवर्नर, मुख्यमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना, ये चीजें हमको पढ़ना पड़ती है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है ये कहाँ पर मेंशन किए गए हैं, और इवन मध्य प्रदेश में हम लोकसभा अपने हाई कोर्ट भी पढ़ेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट भी पढ़ेंगे तो वो भी, ये सारी बातें कहाँ पर लिखी हुई है, तो ये सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 6 में लिखी है। कहाँ पर लिखी है? पार्ट नंबर 6 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला तो आपके लिए क्वेश्चन ये कि ये पार्ट 6 किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है हमारे किससे रिलेटेड है, ये आपका स्टेट एग्जीक्यूटिव के साथ रिलेटेड है। स्टेट एग्जीक्यूटिव मतलब ये राज्य की सरकार के बारे में बात बताएगा। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। इसमें कुछ मैंने बेसिक क्लासिफिकेशन किया है, ये क्लासिफिकेशन मैंने अपने हिसाब से किया है जो आपको याद रखना है ना। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट होगा वो होगा कि वो किया है ना, इसको आप एज इट इज ढूंढेंगे तो मिलेगा नहीं। हाँ, लेकिन एक चीज यहाँ पर कंफर्म आपको मिलने वाली है, वो क्या है, वो बात ये है कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 6 लिखा है, ये पार्ट नंबर 6 में अगर आप आर्टिकल देखेंगे, इस पार्ट नंबर 6 में अगर आप आर्टिकल देखेंगे तो आर्टिकल आपको 152 से लगाकर 237 तक मिलेंगे। कहां से कहां तक मिलेंगे? 152 से लगाकर 237 तक। तो फिर 151 तक क्या है? 151 तक क्या है? तो 151 तक जो है वो हमारी सेंटर की जो एग्जीक्यूटिव है उसके बारे में लिखा हुआ है, सेंटर की एग्जीक्यूटिव के बारे में लिखा है। ठीक है, इसके आर्टिकल 152 से 237 तक आपको मिलने वाले हैं आपके पार्ट नंबर 6 में। चलिए अब देखिए, यहां पर 152 से स्टार्ट होगा, तो 152 नंबर का जो आर्टिकल है इट टेल्स अबाउट द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ये क्या बताता है? 152 का जो आर्टिकल है वो डेफिनेशन ऑफ स्टेट देता है। ये क्या है डेफिनेशन ऑफ स्टेट? इसको बोलते हैं राज्य की परिभाषा। ये यहाँ पर ये बताता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैं आपको बताता हूँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर जगह ऐसा लिखा हुआ कि राज्य ये करेगा, राज्य का ये कर्तव्य होगा, राज्य का ये ड्यूटी है, राज्य वो, है ना, राज्य जनता के लिए ऐसे नियोजन करेगा, राज्य जनता के लिए ये प्रावधान करेगा। तो ये जो वर्ड यहाँ पे राज्य लिखा है,
कॉन्स्टिट्यूशन इतना बढ़िया तरीके से फ्रेम और बनाया गया है ना, इतना बढ़िया तरीके से फ्रेम किया गया है कि इसमें हर पॉइंट का अपने आप में एक मीनिंग है और हर पॉइंट का एक वैलिड और मीनिंगफुल मीनिंग निकलेगा, सिग्निफिकेंट मीनिंग होता है। तो 152 में सबसे पहले इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम स्टेट को डिफाइन करेंगे, है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स थे उन्होंने सोचा कि 152 जब ये पार्ट स्टार्ट होगा 152 से, तो हम सबसे पहले राज्य को क्या कर देंगे, परिभाषित कर देंगे कि जहां जहां पर राज्य लिखा होगा उस राज्य का मीनिंग क्या है। बट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये आपका इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये ध्यान नहीं रखना है कि 152 में स्टेट और स्टेट की डेफिनेशन लिखी है, छोड़ दीजिए इसको। जो हमारे काम का है वो यहाँ पर लिखा है और यही हमको याद रखना है। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 153 टू 167, 153 से 167 मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा 153 से 167 में क्या है, तो यहाँ पर लिखा है दी एग्जीक्यूटिव। क्या लिखा है, दी एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के बारे में जानना है। अब एग्जीक्यूटिव अपन अभी देखेंगे क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे थे, लेजिस्लेचर पढ़ रहे थे। अभी आप लेजिस्लेचर पढ़े, आपको एग्जीक्यूटिव अभी नहीं मालूम मान लीजिए। पर अगर आपने पहला लेक्चर देखा होगा, ठीक है, अगर आपने पहला लेक्चर देखा होगा तो वहां पर हमने डिफाइन किया था कि एग्जीक्यूटिव किसे कहते हैं, लेजिस्लेचर किसे कहते हैं, एग्जीक्यूटिव किसे कहते हैं, जुडिशरी किसे कहते हैं। मैंने बात आपको वहां पर बताई थी। मैंने कहा था कि एग्जीक्यूटिव जो होते हैं दे एग्जीक्यूट्स द प्लान और द लॉज मेड बाय या फॉर्म्ड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेचर। जो कानून विधायिका द्वारा बनाए जाते हैं उनका क्रियान्वयन, उनका इम्प्लीमेंटेशन करने का काम जो होता है वो एग्जीक्यूटिव का होता है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 6 में जो स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात की गई है वो 153 से लगाकर 167 तक की गई है। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक। अब ये 153 से 167 मतलब यहाँ पर कौन लिखे होंगे, तो यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं गवर्नर वगैरह। कौन मिलेंगे, गवर्नर। अपन देखेंगे, डिटेल करेंगे इनका। ये आपको यहाँ पर गवर्नर की बातें मिलेंगी। देन उसके बाद आपके पास लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 168। कहां से, आर्टिकल नंबर 168 से लगाकर आपका 177 तक, ठीक है। ये 168 से 177 में क्या लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पे क्या लिखा है, लेजिस्लेटिव असेंबली लिखा है। अब लेजिस्लेटिव असेंबली अभी जो हम पढ़ते आ रहे हैं उसके ये आर्टिकल है जिसको अपन को अभी याद भी करना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 178 टू 212। अगर आपसे पूछा जाए कि आर्टिकल नंबर 178 से 212 में क्या लिखा हुआ है, तो 178 से ऑलमोस्ट 187 तक तो आपके पास क्या लिखे हुए हैं, तो ऑफिशियल्स ऑफ आपके लेजिस्लेटिव असेंबली लिखे हैं, जो उसके ऑफिसर होते हैं। कल हमने बात कर भी की थी, ऑफिसर्स जो होते हैं वो कौन होते हैं, तो ऑफिसर्स में आप स्पेशली याद रखते हैं स्पीकर को और आप याद रखते हैं डेप्यूटी स्पीकर को। क्लियर है बात, है ना। ये एसपी नहीं लिखा है, डेप्यूटी स्पीकर लिखा है। क्लियर है यहाँ तक बात। तो आर्टिकल 178 से 212 तक जब आप जाएंगे तो आपको कितनी चीजें मिलने वाली हैं, तो आपको ऑफिशियल्स मिलेंगे, मतलब रिगार्डिंग जो आपके आर्टिकल होंगे वो ऑफिसर्स के आर्टिकल होंगे। और आपको क्या मिलेगा, तो मध्य प्रदेश के बजट के बारे में भी यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया हुआ है आर्टिकल 212 में। ठीक यहाँ तक। चलिए उसके बाद नेक्स्ट आते हैं अपन आर्टिकल नंबर 213 पे। ये आर्टिकल 213 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। पीएससी इस आर्टिकल को डायरेक्टली पूछ चुका है, इसलिए मैंने अलग से मेंशन किया है। आर्टिकल क्या बोलता है, आर्टिकल बोलता है द ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द गवर्नर। आर्टिकल में लिखा हुआ है द ऑर्डिनेंस पावर ऑफ गवर्नर। इसका मतलब होता है राज्यपाल की अध्यादेश की शक्ति। इसका मतलब क्या है, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, मैं आपको ये पूरा आर्टिकल अलग से पढ़ाने वाला हूं क्योंकि यहां से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। जारी करने की शक्ति, अध्यादेश क्या होता है, तो मैं आपको बस इतना सा बता देता हूं कि मान लीजिए कि आपका अभी जो है सदन नहीं चल रहा है, ये पूरा डिटेल करना पड़ेगा, अच्छे से बताऊंगा। अभी बस इतना सा जान लीजिए कि जब इमरजेंसी के टाइम पे, इमरजेंसी मतलब वैसी वाली इमरजेंसी मत समझिए, जब इंपॉर्टेंट होता है, जब कोई ऐसा मुद्दा है जहां पर राज्य के सारे प्रतिनिधि, हमारे जो सारे विधायक हैं, वो मिलकर कानून बनाने में असमर्थ होते हैं या कानून बनाने के लिए इतना टाइम नहीं होता है, तो बहुत जल्दी राज्यपाल को क्या, और जब हमारा विधानसभा का सेशन नहीं चल रहा होता है, ये मैं समझाऊंगा बाद में, तब राज्यपाल एक अध्यादेश जारी कर देता है। अध्यादेश एक तरीके का टेम्परेरी लॉ ही होता है जो बिल्कुल लॉ की तरह बिहेव करेगा और वो इम्प्लीमेंट हो जाता है राज्य में। क्लियर है बात। चलिए ठीक है, देखो तो हम बात कर रहे थे आर्टिकल नंबर 213 की, जिसमें हमने बताया कि राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति होगी। पूरा डिटेल पढ़ेंगे इसको अलग से, राज्यपाल जब पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा गवर्नर में। उसके बाद आपके पास लिखा है आर्टिकल नंबर 2142 237।
214 से 237, ठीक है, हमारा ये जो पार्ट है कहां तक जाता है, 237 तक ही जा रहा है। तो 237 नंबर तक, जो 214 से लगा के 237 नंबर तक का आर्टिकल है, ये बात करता है अबाउट हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश या हाई कोर्ट ऑफ एनी स्टेट। ये किसके बारे में बात करेगा? हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट्स, जो राज्य होगा, क्योंकि आपका कॉन्स्टिट्यूशन केवल मध्य प्रदेश के लिए नहीं बनाया गया ना, तो उसमें जो आर्टिकल्स लिखे हैं वो सारे राज्यों पर सेम इंप्लीमेंट होते हैं। तो ये आर्टिकल 213 से आपका जो है हाई कोर्ट का आर्टिकल 214 से, ठीक है, 1 सेकंड, 214 से आपका क्या होगा, 237 तक हाई कोर्ट के बारे में लिखा है। बढ़े आगे, चलिए ठीक है, अब आती है वो आर्टिकल की बारी। ये आपको आर्टिकल्स याद करना पड़ेंगे, और इनको याद करने का देखिए या तो दो तरीके हैं, या तो आपको इसको पूरा आप ऐसे देखिए, पढ़िए इनको, सब याद रखिए कि 168 में क्या लिखा है, 169 में क्या लिखा है, 170 में क्या लिखा है, इस तरीके से याद करिए। या फिर इसका दूसरा तरीका ये है कि आप इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए और इनको कहीं पर पेस्ट कर लीजिए। कम से कम 50 आर्टिकल ऐसे होंगे जो आपको याद करना ही पड़ेंगे। 50 आर्टिकल्स की बात कर रहा हूँ, केवल पॉलिटी के वो 50 आर्टिकल्स जो आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। वैसे तो अगर आप आर्टिकल देखेंगे तो 152 से लगाकर 237 तक जा रहा है ना। इसका मतलब आप खुद समझ जाइए कि आपके पास 85 के आसपास आर्टिकल है। 85 आर्टिकल पूरे याद करने की जरूरत नहीं है, अराउंड 50 आर्टिकल अगर आपको याद हो जाते हैं तो मोर देन इनफ है, उसी में से क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो हम देख लेते हैं। और तीसरा एक और तरीका हो सकता है आर्टिकल याद करने का, कि आप आर्टिकल्स को किसी ट्रिक से याद रख लीजिए, ठीक है ना। जो आप पढ़ रहे हैं वो ध्यान रखिए और उसके बाद उसमें ट्रिक लगा दीजिए अगर कोई लग रही है या बन रही है। तो मैंने कुछ कोशिश की है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। पहले तो यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है लेजिस्लेचर इन स्टेट्स। लेजिस्लेचर इन स्टेट का मतलब होता है राज्य की विधायिका। क्या है इसका मीनिंग? राज्य की विधायिका। यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, ठीक। तो ये राज्य की विधायिका के अंदर अपन को सारे आर्टिकल्स पढ़ना है। अब पहला आर्टिकल देखिए, राज्य की विधायिका में हमने पिछले वाले जो स्लाइड देखी थी उसमें यही देखा था कि राज्य की विधायिका जो होगी वो आपकी, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास लेजिस्लेचर 168 से 177, 168 से 177 लिखा है। तो बिल्कुल 168 से स्टार्ट होता है आर्टिकल आपका। अब यहाँ पे समझना कैसे याद रखेंगे आप। कुछ कुछ तो आपको दिमाग में ध्यान रखना पड़ेगा, बट कुछ की ट्रिक बन जाएगी। तो देखो लिखा है 168 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट। आर्टिकल शुरू हो रहा है लेजिस्लेचर के लिए, तो पहले आर्टिकल में तो वही बात लिखी होगी कि हमारे यहाँ पर लेजिस्लेचर का बनाना या राज्य में विधायिका का फॉर्मेशन या गठन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट्स, पहला पॉइंट। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अभी बता रहा हूँ धीरे धीरे। सेकंड आपके पास लिखा हुआ है, सेकंड आपके पास है आर्टिकल नंबर 169 और इसमें लिखा है अबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट। आपको मैंने बताया था कि काउंसिल जो होती है, परिषद जो होती है वो बड़ी होती है, अपर हाउस बोलते हैं उसको अपन, है ना। तो अपर हाउस जो होगा उसके बारे में पहले पढ़ेंगे। अब अपर हाउस राज्य में बनाना और उसको खत्म करना, मतलब उसका गठन और उसका विघटन। ये क्रिएशन और अबॉलिशन का मतलब क्या है? बनाना और बिगाड़ना। तो आर्टिकल नंबर 169 जो है वो बात करता है कि राज्य में जो विधान परिषद होगी, विधान परिषद जो होगी राज्य की, उस विधान परिषद का गठन या फिर उसको खत्म करना। तो इसको याद रखने का तरीका देखिए, 169 लिखा हुआ है आपके राज्य की विधान परिषद का गठन एवं विघटन या समाप्ति। ठीक, तो आपको ये बात मैंने बताई थी कि मध्य प्रदेश का जब गठन किया गया 1956 में, तो हमने क्या किया था, सरकार से अनुरोध किया था कि मध्य प्रदेश में भी क्या बनाया जाए, मध्य प्रदेश में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल का प्रावधान किया जाए। लेकिन हमें वो परमिशन नहीं मिली, सेंटर की तरफ से वो परमिशन नहीं मिलती है। तो हम बना भी सकते हैं, और अभी आप देखेंगे कि जो आपकी आंध्र प्रदेश है, चलिए आंध्र प्रदेश छोड़िए, जम्मू कश्मीर को देखिए। जम्मू कश्मीर क्या हुआ, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, यूटी बन गया है अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो जो आपका दो पार्ट में डिवाइड हुआ, तो जम्मू कश्मीर में पहले विधान परिषद हुआ करती थी, लेकिन उसको आप खत्म कर दिया। तो मध्य प्रदेश में अगर विधान परिषद बनेगी तो कौन से आर्टिकल के थ्रू बनेगी, याद रखना 169 के थ्रू। और जम्मू कश्मीर की जो खत्म हुई है वो भी कैसे हुई है, 169 के थ्रू। क्या ये दोनों बातें क्लियर है? ऐसे याद रखना पड़ेगा कुछ कुछ आपको। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखिए आपके पास लिखा है आर्टिकल नंबर 170। आर्टिकल 170 क्या बात करता है, इसको समझिएगा जरा। आर्टिकल 170 बोलता है कि कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है, किसकी बात कर रहा है, असेंबली की बात कर रहा है। मतलब यहाँ पर वो बोल रहा है कि आपकी जो विधानसभा होगी उसकी संरचना कैसी होगी, कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा की संरचना। यहाँ पर लिखा है 170, आर्टिकल नंबर 170। ठीक, अभी धीरे धीरे पहले एक बार मैं आपको बता देता हूँ आर्टिकल कौन से, फिर जो ट्रिक होगी वो बताता हूँ।
फिर लिखा है कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल, अच्छा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये क्या है, ये आपकी विधानसभा है, ये आपकी विधानसभा है, और आपके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब होता है विधान परिषद। इसका मतलब क्या होता है, विधान परिषद। मेरे ख्याल से अब तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा काउंसिल और असेंबली में, क्योंकि इतनी बार हमने इसको मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो 171 में कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में लिखा है। 172 में बात करें तो ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ये कार्यकाल की बात कर रहा है, कितनी समयावधि रहेगी उसकी, ठीक है। तो जरा देखते हैं, चलिए सबसे पहले 168 नंबर का जो आर्टिकल है वो आप कैसे याद रखेंगे, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं। तो जब लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो लेजिस्लेचर के लिए आर्टिकल कौन सा लिखा हुआ है, ऐसे करके आप याद रखिए इसको कि हमारे पास आर्टिकल नंबर 168 लिखा हुआ है, सॉरी 168, हाँ 168 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 168 में सीधा सीधा लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट, पहला आर्टिकल। 169 में हम अपना बना सकते थे और हम किसी में बिगिनर भी कर सकते हैं, अबॉलिशमेंट भी कर सकते हैं, तो 169 में लिखा हुआ। 170 में बात करें तो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। पहले ऊपर परिषद आ गया, फिर सभा आया, फिर परिषद आया, और फिर नीचे आपके पास सभा के लिए याद रखेंगे तो लिखा है पहले परिषद, फिर सभा, फिर परिषद और फिर सभा के लिए याद रख लेंगे। स्टेट लेजिस्लेचर में तो सभा बोल देंगे। तो देखिए कंपोजिशन ऑफ विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली आपके आर्टिकल नंबर 170 में लिखा है। तो 171 में क्या लिखा है, कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधान परिषद। फिर 172 में ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेचर्स मतलब जो कार्यकाल होगा। अब यहाँ पे विधानसभा का कार्यकाल, क्योंकि मध्य प्रदेश में क्या है, विधानसभा है, तो विधानसभा का कार्यकाल आप याद रखना 5 इयर्स है। कितना है, 5 इयर्स। तो देखिए अब कुछ बात ध्यान रखना, अगर आप 7 में से 2 माइनस कर दोगे तो आपके पास आएगा 5। कितना आएगा, 5। तो ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर में आप याद रखना 72 है, 172। देखो जब भी ऑप्शन मिलेगा कैसे मिलेगा, 171, 172, 175, 178 ऐसे ही मिलने वाले हैं ये ऑप्शन मिलेंगे आपको। आपको ऐसा तो है नहीं कि पहले आर्टिकल नंबर 2 दे देगा, फिर आर्टिकल नंबर 175 दे देगा, फिर 175 की नहीं 172 दे देगा, फिर आपको 190 दे देगा, फिर उसके बाद आपको 395 दे देगा, ऐसे नहीं देगा कभी भी। आर्टिकल देगा तो बहुत क्लोज देता है वो, है ना, जहाँ कंफ्यूजन होता है। तो अगर आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है और आपको ध्यान रखना है, जैसे वो पूछेगा कि इन विच आर्टिकल द ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इज मेंशन्ड, है ना, या स्टेट लेजिस्लेचर के कार्यकाल के बारे में कहां पर लिखा गया है, कौन से अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। तो आपको जो 4 ऑप्शन रहेंगे आप ये समझना कि जो कार्यकाल है वो विधानसभा का कितना है, 5 ईयर। 5 कैसे आएगा, जब आप कभी 7 में से 2 को माइनस कर दोगे तो 5 बनेगा। क्लियर। इसके जस्ट ऊपर वाला देखिए, कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद है। अब विधान परिषद को याद रखने का तरीका, इसका जो है कार्यकाल कितना होता है, 6 ईयर का होता है। तो 6 ईयर का कार्यकाल अगर इसका है तो इसमें भी क्या करिए आप, इसमें भी आप 7 - 1 करके देखिए, आपके पास 6 आने वाला है। आई क्या ये बात समझ में, है ना। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट ये जो 70 है ये कुछ नहीं, इसको आप कैसे याद रखेंगे, तो आपको ये पूरा याद रखना पड़ेगा कि 168 में हमारी स्टेट लेजिस्लेचर, 169 में विधान परिषद बनाना बिगाड़ना, और फिर 170 में विधानसभा के बारे में। तो ये 3 आर्टिकल जो हैं ये लाइन से हो जाएंगे, ये 3 आर्टिकल लाइन से हो जाएंगे। इन दोनों में भी आपने फंडा क्या लगाया, इन दोनों में आपने फंडा लगाया है कि हमारी जो विधानसभा और विधान परिषद है उसके हम कार्यकाल को देखेंगे कितने साल है, और आर्टिकल को दोनों लास्ट के डिजिट को माइनस करके देखेंगे, आंसर मिल जाएगा। क्लियर यहाँ तक बात। आगे बढ़ते हैं और देखिएगा नेक्स्ट आपके पास लिखा है आर्टिकल 173। आर्टिकल नंबर 173 की बात करें तो यहां पर क्या होगा, देखिए आर्टिकल 173 ऐसे याद रखना, लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ द स्टेट ऑफ लेजिस्लेचर। आपके पास स्टेट लेजिस्लेचर का कोई मेंबर है तो उसके क्वालिफिकेशन में आप क्या क्या बोलते हो, एक बोलते हो भारत का नागरिक होना चाहिए, ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, मिनिमम एज 25 साल होना चाहिए। तीसरा आप बोलते हो कि अगर हमारी केंद्र सरकार ने या पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास कर दिया है तो उसको वो फॉलो करना चाहिए, कोई रूल बनाया है तो उसको भी वो फॉलो करना चाहिए, और फोर्थ की वो पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। तो आपके पास जनरली 4 टाइप ऑफ क्लास जो है आपकी क्या है क्वालिफिकेशन, जनरली मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, है ना, ये अपने केवल याद रखने के लिए मैं लिख रहा हूँ, इसको आप कभी किसी से ये मत बोलना कि ऐसा ही होता है, ठीक, ये केवल अपने याद रखने के लिए। अपन ने कितने टाइप की देखी है, 4 टाइप की, 4 टाइप की अपनी क्वालिफिकेशन देखी है। तो अगर 4 टाइप की क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पर भी क्या करिए, 7 - 3 कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 4। 7 - 3 कर दीजिए, आपको 4 मिल जाएगा, याद हो जाएगा।
अगर किसी को ऐसा लग रहा हो, अभी मैं आपको एक ओपन चैलेंज करता हूं, अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि ये जो सर करवा रहे हो कि पीछे पीछे के माइनस करके इसका क्या ही मतलब है, आप कैसे याद रखेंगे, तो एक काम करिए, आप डायरेक्ट याद रखिए। मैं आपसे कल मिलता हूं फिर से, आप डायरेक्ट याद रखना। और मैं बोल रहा हूं कि मेरा ये तरीका करें, कोई एक स्टूडेंट इस तरीके से याद रखे, कोई एक स्टूडेंट इसको देखे भी नहीं, है ना, जो मैट्रिक बता रहा हूं उसको देखिए भी नहीं। आप खुद देख लेना अपना कि आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद क्या बात याद रख सकते हो। आप याद रखोगे जो मैं ये बता रहा हूँ, छोटी छोटी सी बातें, फालतू की बातें हैं। मैं भी ये मानता हूँ कि ये चीज कोई बहुत ज्यादा अच्छी ट्रिक बनी हुई नहीं, पर ठीक है, सारे तो पीछे से माइनस ही तो करना है, 7 - 3 7 - 2 7 - 1, तो याद रखने में क्या जाता है। ठीक है, अगर आपने इतना इसको नहीं बनाया, इस तरीके से याद नहीं किया, तो आप भूलने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ये मैं बता रहा हूँ अभी से। ठीक, चलिए उसके बाद अपने पास है आर्टिकल नंबर 174। आर्टिकल नंबर 174 क्या बात करता है, इसको भी देख लेते हैं। एक मिनट, आर्टिकल नंबर 174 बोलता है सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। चलिए, अब हमारे यहाँ पर एक वर्ड आता है सेशन। क्या वर्ड आया हमारे यहाँ पे, सेशन। इसको बोला जाता है हिंदी में सत्र। क्या बोलते हैं इसको, सत्र। तो ये जो सत्र है ना, इस सत्र के बारे में याद रखना कि हमारे मध्य प्रदेश में, हमारे या देश में, हमारी जो विधानसभा और लोकसभा वगैरह जो है, इनके 3 सत्र चलते हैं। कितने सत्र चलते हैं, 3 सत्र। एक सत्र आपका होता है जो आपको फरवरी के आसपास मिलता है, जनवरी फरवरी से स्टार्ट हो जाता है, वो आपका बजट सेशन होता है। कौन सा होता है, बजट सेशन। ठीक है, जिसमें बजट पास वगैरह किया जाता है, बजट प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा आपको जून जुलाई के आसपास मिलने वाला है, जिसको आप बोलते हैं मॉनसून सेशन। इसको क्या बोलते हैं आप, मॉनसून सेशन बोलते हैं। ठीक है, मॉनसून सेशन। उसके बाद आपके पास एक आपको नवंबर दिसंबर में मिलता है, जिसको आप बोलते हैं विंटर सेशन। इसको क्या बोलते हैं आप, विंटर सेशन। तो याद रखना आज की डेट में अपने यहाँ पर, और जो बच्चे पॉलिटी जानते हैं, जो स्टूडेंट्स जानते हैं, वो ये बहुत अच्छे से जानते होंगे कि हमारे यहाँ पे ये सेशन चलते हैं। आपने न्यूज में पढ़ा होगा तो वहां पर भी ये बात पढ़ी होगी। ठीक है ना, तो आपके यहाँ पर बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन है। 3 टाइप के सेशन है। कितने हैं, फिर से अगेन 3 है। और इसी 3 की वजह से आप अगेन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 7 - 4 करिए, आपके पास मिलेगा 3। ठीक है, 7 - 4 करने पे आपको 3 मिलेगा। मैं इसको पूरा अभी बताऊंगा एक बार, और देखना कितनी आसानी से याद होते हैं ये। क्लियर यहाँ तक, चलिए। उसके बाद लिखा हुआ है राइट ऑफ गवर्नर टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू दी हाउस और हाउसेस। हाउस और हाउसेस लिखा हुआ है। कितने हाउस होते हैं हमारे पास, कितने हाउस है हमारे पास, आप खुद कहेंगे कि हमारे पास 2 हाउस हैं। कितने हाउस हैं, 2 हाउस। मतलब आपके देश में जो लोकसभा और राज्यसभा 2 हाउस हो गए ना, 2 हाउसेस आर देयर। तो 2 हाउस अगर है, या किसी राज्य में भी विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो सकते हैं, तो वो व्यक्ति के पास, मतलब गवर्नर के पास क्या भेजने के लिए, एड्रेस करना, मतलब उसको कुछ संबोधित करके बोलना, और कोई मैसेज भिजवाना है अगर, तो 2 हाउस में भिजवाएगा। तो यहाँ से याद रखना 7 - 5 अगेन कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। चलिए, बन रहे हैं ना आर्टिकल, सब एक माइनस करने से ही बन रहे हैं सारे के सारे। ठीक है, चलिए। उसके बाद लिखा है 76 में स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर, है ना, स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर। अब स्पेशल एड्रेस जो है, विशेष संदेश जो है, वो क्या है, विशेष होगा तो एक ही चीज विशेष होती है। तो स्पेशल एड्रेस में आप याद रख लेना एक कुछ, है ना, ऐसा कि एक स्पेशल एड्रेस है, तो एक स्पेशल एड्रेस होगा तो 7 - 6 करिएगा, आपको 1 मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ तक बात। उसके बाद लिखा है आर्टिकल नंबर 177 राइट ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल एज रिस्पेक्ट दी हाउसेस। ठीक है, ये मैं बताऊंगा कि मिनिस्टर्स होते हैं और एडवोकेट जनरल जो होते हैं, उनका हाउस के लिए क्या आपके जो अधिकार हैं वो होते हैं, वो 177 में लिखा है। इसको ऐसे याद रखना कि 2 लोग हैं, मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल, 2 अलग-अलग पोस्ट हैं, और इन दोनों को बराबर कुछ ना कुछ क्या है, राइट्स मिले हुए हैं। ऐसा कुछ याद रखिए। तो बराबर राइट्स है, तो यहाँ पर भी 7 लिखा है और यहाँ पर भी 7 लिखा है। या फिर इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये गवर्नर के लिए नहीं दिया है। 177 गवर्नर की साफ बात नहीं लिखी है। क्लियर यहाँ तक, चलिए अब सुनिए मेरी बात। देखिए, हमने आर्टिकल पढ़ा कहां से कहां तक, हमने आर्टिकल पढ़े 168 से लगा के 177 तक। हमने आर्टिकल पढ़े 168 से लगा के 177 तक। पहली बात, 168 में क्या लिखा होगा, आप सुनिएगा। 168 में लिखा होगा कि हमारे यहाँ की जो लेजिस्लेचर है वो कैसे बनेगी। तो लिखा है लेजिस्लेचर के बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड में क्या लिखा हुआ, 169 में हम मध्य प्रदेश में बना भी सकते हैं, और जम्मू कश्मीर की हमने डिसॉल्व कर दिया, समाप्त कर दी है। तो 169 में हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, विधान परिषद जो है, वो बनाई भी जा सकती है और बिगाड़ी भी जा सकती है। अगर अपने विधान परिषद की बात कर लिए तो अगला नंबर विधानसभा का आना चाहिए। मतलब 170 जो है, 170 आर्टिकल जो लिखा है उसमें लिखा हुआ है कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली।
ठीक है यहाँ तक। फिर बात करते हैं 171 की। 171 मतलब 7 माइनस 1 आएगा 6 आंसर। 6 याद रखोगे तो याद रखना है हमको लेजिस्लेचर का, लेजिस्लेटिव असेंबली का कार्यकाल, तो ये रिलेटेड होगा आपका लेजिस्लेटिव असेंबली से। आगे क्या यहाँ तक बात समझ में, सॉरी लेजिस्लेटिव काउंसिल से मतलब विधान परिषद से। 6 साल किसका कार्यकाल होता है, विधान परिषद का। तो जरा ध्यान से देखिए, लिखा हुआ 171 में कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसके बाद आता है अपने पास 172, आर्टिकल नंबर 172 क्या बात करता है, 7 में से 2 गए तो 5 बचेगा। 5 अगर बचेगा तो आप क्या बोल देंगे कि ये किसके लिए होगा, किसका कार्यकाल 5 साल का है, विधानसभा का। तो यहाँ पे डायरेक्ट ये लिखा है कार्यकाल ऑफ हमारी जो विधायिका है, लेजिस्लेचर का जो कार्यकाल है उसके बारे में लिखा है, ड्यूरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक, चलिए उसके बाद नेक्स्ट अपने पास लिखा हुआ है 173। 173 का मतलब होता है 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 मतलब आएगा 4। 4 हमने क्या पढ़ा है, तो हमने 4 टाइप की किसी व्यक्ति की क्वालिफिकेशंस देखी है, मेंबर की क्वालिफिकेशन, तो इसमें लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। आई बात समझ में। फिर उसके बाद आता है अपना 174 की बात करें तो 7 माइनस 4 करेंगे, हमारे पास आएगा 3। 3 क्या होते हैं, सेशन होते हैं, तो सेशन, प्रोरोगेशन और उसका क्या करते हैं अपन, डिसोल्यूशन करते हैं, वो बात लिखी हुई है, सेशन लेजिस्लेचर का प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद आता है अपने पास 175 का मतलब होता है 7 माइनस 5, आंसर आएगा 2। 2 क्या है, तो 2 अपने पास हाउसेस हो सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो गवर्नर है वो एड्रेस करेगा दोनों हाउस को या किसी एक हाउस को, तो 2 हाउस हैं। उसके बाद आता है 176 में केवल 7 माइनस 6 मतलब 1 बच रहा है, मतलब यहाँ पर कोई एक ऐसी चीज भेजी जाएगी, कौन सी ऐसी चीज, जो वो स्पेशल एड्रेस होगा, कौन भेजेगा, तो हमारा गवर्नर भेजता है, तो स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर 176 में लिखा है। 177 में क्या लिखा है, 177 में हमारे गवर्नर के बारे में बात नहीं लिखी गई है, 177 में लिखा गया है अबाउट, किसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे 177 में, ये लिखा हुआ है मिनिस्टर के बारे में और एडवोकेट जनरल के बारे में, तो 2 लोग हैं यहाँ पर, दोनों की सेम पोस्ट के बारे में या उनके दोनों के राइट के बारे में बात करेंगे, तो 177 क्लियर यहाँ तक आ गई ना समझ में। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी आपको कि ये जो आर्टिकल आपने 10 आर्टिकल जो देखे अभी, इवन 10 आर्टिकल होंगे, 168 से लगा के 177 तक आपके पास 10 आर्टिकल होते हैं। ये 10 आर्टिकल जो है ये याद रखना बड़ा आसान है, बस थोड़ा सा कुछ तरीका निकालना पड़ेगा। जैसा अभी लेक्चर हो जाएगा, फिर आपके पास थोड़ा ब्रेक होता है, आप इसी ब्रेक में क्या करिएगा, नेक्स्ट क्लास के पहले इनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा जल्दी से, ठीक है, तो आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। आगे बढ़े अपन, चलिए अब बात आती है ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। कल हमने बताया था कि हम ऑफिसर मतलब अपने प्रोटेम स्पीकर की बात की थी अपन ने, फिर स्पीकर और फिर डेप्यूटी स्पीकर की बात की थी। तो जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर होते हैं, कौन है, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर जो होते हैं वो हमारे ऑफिसर्स होते हैं, है ना, वो हमारे क्या होते हैं, ऑफिसर होते हैं। तो इनके बारे में यहाँ पर कुछ बात अपन को करना है, ठीक है। हम यहाँ पे किसकी बात करने वाले हैं, तो एक बात करेंगे अपन स्पीकर की, मतलब आपके यहाँ के कौन है, ये विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, और एक होंगे आपके डेप्यूटी स्पीकर, ठीक, इनकी बात करेंगे। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें भी आर्टिकल देखना है आपको, तो आर्टिकल इसमें कहां से कहां तक पढ़ना है हमें, इसमें आर्टिकल पढ़ना है 178 से लगाकर 187 तक, 178 से लगाकर 187 तक अपन आर्टिकल देखने वाले हैं। किसके देखेंगे, तो जो हमारी विधानसभा होती है या इस लेजिस्लेचर जो होती है उसके अधिकारियों की बात करेंगे। चलिए, तो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर जो दोनों हैं, ये दोनों आपको मिलेंगे विधानसभा में। कहां मिलेंगे, विधानसभा में। क्या हमारे देश में किन्हीं राज्य में विधान परिषद भी है, यस विधान परिषद भी है। तो विधान परिषद को जो लीड करता है उस व्यक्ति को बोला जाता है चेयरमैन, क्या बोलते हैं उनको, चेयरमैन होते हैं वो, ठीक है। और इनके जो सब ऑर्डिनेट होते हैं वो कौन होते हैं, तो वो होते हैं वाइस चेयरमैन, ठीक है, क्लियर है बात, आगे समझ में। तो हमें इन लोगों के बारे में बात करना है, स्पीकर के बारे में, डीवाईएसपी मतलब स्पीकर के बारे में, डेप्यूटी स्पीकर के बारे में, चेयरमैन के बारे में और वाइस चेयरमैन के बारे में, ठीक, या डेप्यूटी चेयरमैन भी बोल सकते हैं इनको आप, चाहे तो इनको डेप्यूटी चेयरमैन लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबऑर्डिनेट है ना, इनके सबऑर्डिनेट है नीचे। चलिए देखिए, सबसे पहले आर्टिकल 177 पे मैंने खत्म किया है, तो 178 से स्टार्ट करते हैं। 178 में क्या लिखा हुआ है, 178 बोलता है, आर्टिकल नंबर 178 बोलता है कि आपके राज्य में जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर के बारे में, ठीक है। जो आपकी असेंबली है, असेंबली मतलब सभा, असेंबली मतलब क्या होगा, सभा, इस सभा में
कौन कौन होगा, स्पीकर होगा और डेप्यूटी स्पीकर होगा। तो हमने बोला ना स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, तो जो आप ऑफिसर पढ़ रहे हो उसमें आर्टिकल नंबर 178 में लिखा हुआ है अबाउट द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, सॉरी आपका स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ विधानसभा। क्लियर यहां तक बात है ना? ये अंडरस्टूड है, क्योंकि जैसे जहां से आर्टिकल स्टार्ट हुआ किसके बारे में बात कर रहा होगा, जो ऑफिसर होंगे उनका, तो पहले स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर की बात की। अच्छा, फिर इनके अंदर देखते हैं अपन कि इसके बारे में क्या क्या लिखा हुआ, इनके बारे में क्या लिखा हुआ है। पहला 179 में लिखा है वेकेशन, रेजिग्नेशन एंड द रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। डेप्यूटी स्पीकर का रेजिग्नेशन किसको दिया जाएगा, सर स्पीकर का रेजिग्नेशन किसको दिया जाएगा, डेप्यूटी स्पीकर अपना रेजिग्नेशन किसको देता है, रिमूव कैसे किया जाता है उनको अपने पोस्ट से या उनके ऑफिस से कैसे हटाया जाता है, उनके कार्यकाल से उनको कैसे अपन रिमूव करेंगे, ये बातें लिखी हुई है 179 में। तो पहला आर्टिकल आपको बोलता है कि कौन होंगे स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, कहां, आर्टिकल 178 में। दूसरा बोल रहा है इनको हटाएंगे कैसे, इनका वेकेशन वगैरह, इनकी छुट्टी वगैरह कैसे करेंगे। आई बात समझ में, है ना? ये रेजिग्नेशन किसको देंगे वगैरह की बातें 179 में लिखी है। फिर आता है अपने पास आर्टिकल नंबर 180। आर्टिकल नंबर 180 क्या बोल रहा है, 180 में समझिए। अब ये जो व्यक्ति हैं, आपने पहले उनको बताया कौन होंगे, फिर उनको हटाने के लिए, उनको रिमूव करने के लिए रेजिग्नेशन की बात की। अब देखना इनके पावर की बात कर रहे हैं। पावर ऑफ द डेप्यूटी स्पीकर और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ और टू एक्ट एज स्पीकर। आर्टिकल नंबर 180 यहां पर बोला गया है कि जो डेप्यूटी स्पीकर होता है उसके पास ये पावर होती है कि अगर स्पीकर प्रेजेंट नहीं है या स्पीकर के साथ कुछ बातें हैं, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं कि आपके डेप्यूटी स्पीकर को एज ए स्पीकर प्रमोट करके स्पीकर बनाकर उससे सारी एक्टिविटी परफॉर्म करवा सकते हैं, या वो स्पीकर का जो ऑफिस है, स्पीकर की जो पोस्ट है उसको होल्ड कर सकता है, उसको संभाल सकता है। आगे क्या ये बात समझ में? पावर ऑफ द डेप्यूटी स्पीकर, किसकी पावर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, डेप्यूटी स्पीकर की पावर की बात हो रही है। और वो पावर किसकी रिस्पेक्ट में है कि वो क्या कर सकता है, वो ये कर सकता है कि स्पीकर या स्पीकर जो होगा उसकी तरह बिहेव करे या उसका काम करे या उसकी जो कर्तव्य है वो निभाए। यहाँ पे एक चीज और समझना है, लिखा है पावर ऑफ द डेप्यूटी स्पीकर और अदर पर्सन, और अदर पर्सन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन मैं आपको बना के अभी तक पूछा नहीं गया है, वैसे तो सिविल सर्विसेज में भी कभी नहीं पूछा गया, पर मेरे को कभी कभार ऐसा लगता है कि पूछना चाहिए ऐसे क्वेश्चन मैं बनाता हूँ आपसे, पूछता हूँ, यस और नो में ही आंसर कर सकते हैं आप, कि क्या कोई अदर व्यक्ति, मतलब जो व्यक्ति स्पीकर नहीं है, जो व्यक्ति डेप्यूटी स्पीकर नहीं है, क्या वो स्पीकर की पोस्ट पर बैठ सकता है? क्योंकि आपने कल क्या बताया था कि एक स्पीकर होता है जो सदन की कार्यवाही को चलाता है। आज आप बोल रहे हो कि अगर मान लीजिए वो नहीं होगा, तो कल भी आपने बात बोली थी कि अगर वो नहीं होगा तो उसकी जगह पर डेप्यूटी स्पीकर क्या करेगा, उपाध्यक्ष जो होगा वो भी सदन की कार्यवाही को चला सकता है। मेरा कहना है कि ये दोनों नहीं है। तो बताइए क्या कोई थर्ड पर्सन उस सदन की कार्यवाही को क्रियान्वित कर सकता है, चला सकता है? आप मुझे यस और नो में आंसर करिए, फटाक से, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। क्या कोई थर्ड पर्सन जो अभी करंटली स्पीकर भी नहीं है, डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं है, और आपके सदन में आज की बैठक में, आज की मीटिंग में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर नहीं है प्रेजेंट, तो क्या कोई थर्ड पर्सन उसी सदन का हाउस का जो व्यक्ति है, मेंबर है, वो क्या उस कार्यवाही को रन कर सकता है? प्रेम प्रकाश जी, पीयूष जी सब बोल रहे हैं यस यस, और कोई? दो ही लोग बस, बाकी लोग आइसोलेट होकर क्यों बैठे हैं भाई? अगर आप ज्वाइन किए क्लास तो रिप्लाई करिए। ये इनके नाम तो मुझे बड़ी आसानी से याद हो गए, प्रेम प्रकाश और पीयूष जी तो डेली प्रेजेंट रह रहे हैं क्लास में, बाकी लोगों का क्या सीन है पता नहीं ना सर, क्या पता क्या बातें कर रहे हो आप, हम तो अभी अभी ज्वाइन हुए हैं, हमें क्या पता। चलो, मेरा कहना है कर सकते हैं, है ना? और कर सकते हैं आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये बात इस वाले आर्टिकल से समझ में नहीं आती है तो इसका आप आंसर लॉजिकली या जनरली भी बता सकते हैं। अगर आपने कभी राज्यसभा टीवी या लोकसभा टीवी या संसद टीवी जो आज चलती है उसको देखा हो, तो उसमें आपके ना स्पीकर दिखते हैं कई बार, ना आपके डेप्यूटी स्पीकर दिखते हैं, वहां पे कोई तीसरा ही पर्सन दिख जाता है। ठीक है, तो याद रख लेना। एक साल हुआ होगा शायद इस बात को, एक कंट्रोवर्सी हुई थी कुछ समय पहले, जहां पे कोई एक लेडी सांसद थी, उनको हमने उस सीट पर बिठाया था और किसी ने, इस सांसद ने कुछ कमेंट कर दिया था, तो बात छोड़िए, वो तो उससे कोई मतलब नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ कि कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, चलिए इसके बाद अपन आर्टिकल देखते हैं 181। आर्टिकल नंबर 181 किसकी बात करता है? तो आर्टिकल 181 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड व्हाइल अ रिजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसीडरेशन।
मतलब अगर आपने आपके स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को हटाने के लिए प्रावधान चालू किया है या आपने हटाने के लिए प्रोसेस चालू कर दी है, तो उस प्रोसेस के दौरान वो व्यक्ति उस सदन की कार्यवाही को नहीं चला सकता, मतलब वो स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट पर नहीं बैठ सकता है। ये बात ध्यान दीजिएगा। 181 में लिखा है कि कोई व्यक्ति को जब हटाने के लिए कोई प्रोसेस चालू कर दी जाती है तो उसे उस सदन की कार्यवाही में स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर की तरह बिहेव नहीं, एक नॉर्मल व्यक्ति मेंबर की तरह बैठना पड़ेगा, वो स्पीकर नहीं बन सकता। ठीक है, यहाँ तक बात चलिए। उसके बाद लिखा है आर्टिकल नंबर 182। आर्टिकल 182 क्या बात करता है? 182 को देखते हैं, फिर 183, 184। चलिए देखिए, 182 में लिखा है कि चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। हमने स्टार्ट किया था 178 से। 178 में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर लिखा था, है ना। 182 में क्या लिखा हुआ गया? चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन। समझ गए? अभी हम विधानसभा के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की बात कर रहे थे, अब विधान परिषद के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन की बात आ जाएगी। समझ गए बात? चलिए, जैसा हमने, सुनिएगा, बिल्कुल सिमिलरिटी मिलेगी। 178 में बताया, 179 में वेकेशन रेजिग्नेशन की बात की थी, 182 में चेयरमैन के बारे में बताया, 183 में वेकेशन रेजिग्नेशन एंड रिमूवल की बात कर ली। किसके? चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन। फिर हमने बात की थी 180 में पावर ऑफ डेप्यूटी स्पीकर और अदर पर्सन टू परफॉर्म एज स्पीकर, एक्ट एज स्पीकर। फिर यहाँ लिखा है 184 में पावर ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन और अदर पर्सन टू परफॉर्म एज ड्यूटी ऑफ द स्पीकर और चेयरमैन। आई बात समझ में? याद रखना, जो आपकी विधान परिषद होती है उसमें स्पीकर नहीं बोलते हैं, स्पीकर नहीं बोला जाता है उसको। चेयरमैन जो होता है उसको स्पीकर नहीं बोलते हैं हम लोग। क्लियर? इनको चेयरमैन बोला जाता है और उधर जनरली स्पीकर बोला जाता है। तो कोई आपसे नॉर्मल टर्म में अगर क्वेश्चन पूछे ना, कभी स्पीकर बोले, तो आप ये मत पूछना कि विधान परिषद का बताऊं कि विधानसभा का। भाई विधानसभा का स्पीकर होता है, चेयरमैन बोल दे तो आपका पहला ध्यान जाना चाहिए किस पे? विधान परिषद पे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास लिखा है 185 में, आर्टिकल नंबर 185 क्या बोलता है? आर्टिकल 185 बोल रहा है कि द चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन नॉट टू प्रिसाइड व्हाइल अ रिजर्वेशन फॉर हिज रिमूवल ऑफ इज अंडर कंसीडरेशन। मतलब सेम टू सेम, अगर स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर के रिमूवल के लिए कोई चल रहा है, वहां पर क्या आपका प्रोसेस चल रही है, तो वो उस समय वहां की क्या नहीं कर सकता? अध्यक्षता नहीं कर सकता। वैसे ही हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा कि चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन भी लीड नहीं करेंगे हाउस को। फिर उसके बाद लिखा है 186 में। अब सारी बातें हमने कॉपी मार दी है पूरी, सारी कॉपी इसलिए मार दी क्योंकि जैसा आपने स्पीकर के बारे में, डेप्यूटी स्पीकर के बारे में पढ़ा था, वैसे ही आपका विधान परिषद के लिए या काउंसिल के लिए जो आपके चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं उनके बारे में दो आर्टिकल बचते हैं। 186 में लिखा है सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर एंड द चेयरमैन एंड द डेप्यूटी चेयरमैन। सभी की सैलरी और अलाउंसेस के बारे में लिखा है 186 में। क्लियर? और 187 में लिखा है सेक्रेटरीट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब राज्य विधायिका का या राज्य विधायिका का सचिवालय, राज्य विधायिका का सचिवालय। यहाँ पर सभी मंत्री, जितने भी मंत्री वगैरह होते हैं उनके अंडर में जो सचिव होते हैं वो बैठेंगे। जो सीनियर मोस्ट आईएएस होते हैं जिनको प्रमोट करके सचिवालय मिल जाता है, सेक्रेटरीट मिल जाता है, जिनको सरकार अपनी नीति निर्माण में जो डायरेक्टली इन्वॉल्व करना चाहती है, जिनसे नीतियां बनवाती है, वो व्यक्ति सब कहाँ बैठते हैं? राज्य विधायिका में बैठते हैं। क्लियर ये बात है ना? उम्मीद करता हूं कि जो आर्टिकल है, कहां से कहां तक के आर्टिकल 178 से 187 तक के बड़े आसान है, बहुत जल्दी से याद हो जाते हैं। पहले आप स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर के बारे में बताते हैं और जो सीक्वेंस में बताते हैं सेम सीक्वेंस में आप चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन के बारे में भी बताने लगते हैं। 186 में सैलरी के बारे में लिखा है और 187 में जो लिखा है वो सेक्रेटरीट के बारे में लिखा है, जो कॉमन है दोनों का। आ गई यहां तक बात समझ? बताइए, ये आर्टिकल समझ में आए? ठीक है, चलिए तो एक बार इनको पूरा रीड करिएगा, है ना। और ये फाइल में फॉरवर्ड करवा देता हूं अभी आपको, और इसको पूरा रीड करिए फटाफट और याद करके कल मिलते हैं। एक क्विक रिवीजन करेंगे कल स्टार्टिंग में 5-10 मिनट में, फिर उसके बाद क्लास आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।